नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका चौधरी। पेश हैं अब तक के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वर्चुअल माध्यम से कोविड-19 टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दून अस्पताल के नवीन ओपीडी में इस कार्यक्रम में प्रतिभाग भी लिया। दून अस्पताल में चिकित्सकों और हेल्थ वर्करों के टीकाकरण से राज्य के सभी 13 जिलों में कोविड-19 के टीकाकरण का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया गया है। राज्य को पहले चरण में 1,13,000 वैक्सीन उपलब्ध हुई हैं। 50,000 स्वास्थ्य कर्मियों के टीकाकरण से इसकी शुरुआत की जा रही है। इसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर, 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों एवं मावेड को वैक्सीन किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि स्वास्थ्य कर्मियों ने विश्व परिस्थितियों में कार्य करते हुए कोरोना महामारी को काफी हद तक नियंत्रित किया। अपनी जान की परवाह न किए बगैर उन्होंने जन की सेवा की। दून मेडिकल कॉलेज द्वारा मृत्यु दर कम करने के लिए भी सराहनीय प्रयास किए गए। जिन्होंने डायपर पहन करके और 8-8 घंटे, कई बार उससे अधिक भी अस्पतालों में उन्होंने अपनी सेवाएं प्रतिदिन दी हैं, तो उनके प्रति सबसे पहले मैं नमन करना चाहूँगा। और इस महामारी में आज देश बचा है तो उन वॉरियर्स की वजह से बचा है जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल करके, रिस्क लेकर के, और इस सारी संक्रमण के कालखंड को, और अभी आगे भी चलने वाला है, अभी एकदम से सब कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन जो इसका दायित्व जिन्होंने अपने प्राणों पर खेल करके किया, जो एंटीबॉडीज़ जो डेवलप होंगी, जो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता हमारे अंदर आएगी, वो टीका लगाने के तुरंत बाद नहीं आएगी। इसमें हमको 42 दिन तक और हमको इंतजारी करनी है। 42 दिन, 42 डेज। 28वें दिन में सेकंड टीका लगेगा। उसके बाद 14 दिन बाद, 2 सप्ताह के बाद एंटीबॉडी डेवलप होंगी। ऐसे हमारे वैज्ञानिकों ने तमाम परीक्षणों के उपरांत ये उन्होंने हमको बताया है। और इसलिए टीकाकरण के बाद भी 1.5 महीना हमको तमाम तरह की जो कोविड के अनुसार जो हमारा व्यवहार चाहिए वो हमको करते रहना है। मैं अंत में सबके मंगल की कामना करता हूँ, सबके सुख की कामना करता हूँ। हमने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि हमको 20,000 वैक्सीन अतिरिक्त हमको इसके लिए दी जाए। ये हमने भारत सरकार से अपनी डिमांड भेजी है। देखिए, भारत में जो वैक्सीन तैयार किया गया है, ऐसा एक भी एग्जाम्पल जितने, क्योंकि 3 फेज ट्रायल होता है, तो 3 चरणों में जो परीक्षण हुआ है, कोई भी ऐसा केस भारत में नहीं आया है। और इसलिए हमको अपने वैज्ञानिकों पर, जो विशेषज्ञ हैं, उनकी राय पर चलना चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि हम टीका, भाजपा का टीका नहीं लगाएंगे, ये नहीं चलेगा। हमारी वैज्ञानिकों की जो राय है उसके अनुसार हमको काम करना चाहिए। हमको अपने वैज्ञानिकों पर विश्वास रखना चाहिए, जो विशेषज्ञ उनकी बातों पर विश्वास करना चाहिए। जनपद उधम सिंह नगर में एक बड़ी तैयारी के साथ जनपद के 4 जगह कोविड-19 का टीकाकरण किया गया, जहां सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण हुआ। जनपद में 400 स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड-19 के वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया था। वहीं काशीपुर एसीएमओ डॉक्टर अविनाश खन्ना और काशीपुर चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा डॉक्टर पीके सिन्हा के नेतृत्व में कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण का आरंभ शुरू हुआ। कोरोना नोडल अधिकारी डॉक्टर अमरजीत सिंह को वैक्सीन का टीका लगने के साथ ही इसकी शुरुआत की गई। इसी मौके पर एसीएमओ डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि यह कार्यक्रम जिले के खटीमा, रुद्रपुर, बाजपुर और काशीपुर में किया गया और प्रत्येक केंद्र में 100 स्वास्थ्य कर्मियों ने कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया। माननीय प्रधानमंत्री जी के जो उन्होंने संबोधन दिया, उसके बाद ही हमारा वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू हो गया और ये दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है साबित होने जा रहा है। ज़िले के अंदर अगर आज की तारीख की बात करें तो आज केवल 4 ही केंद्र हम लोगों ने रखे हैं, जिसमें से एक रुद्रपुर, एक काशीपुर, एक खटीमा और एक बाजपुर में। प्रत्येक केंद्र पे 100 लोगों का जो है टीकाकरण का लक्ष्य है। और अभी जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 10 लोगों का टीकाकरण यहां पे संपन्न हो चुका है। अगले 10 को जो है मैसेज पहुंचा दिया गया है, वो लोग भी आके बहुत ही जल्द अपना टीकाकरण का फायदा उठा लेंगे। उधर डोईवाला के हिमालयन हॉस्पिटल ने प्रशासन की निगरानी में हुए कोरोना वैक्सीन टीकाकरण अभियान में शुरू किया गया है, जिसमें 100 फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स को कोविड शील्ड वैक्सीन के टीके लगाए जाएंगे।
और आज के वैक्सीनेशन ड्राइव जो है शुरुआत बहुत अच्छी तरह से हुआ है। हम तैयार थे, 10 बूथ हमने तैयार किया हुआ है, बट आज सिर्फ एक ही बूथ में लग रहा है और 100 लोगों को वैक्सीन लगेगा आज। तो 100 की लिस्ट तैयार है और अभी बड़ी स्मूथली हमारे यहाँ काम चल रहा है वैक्सीनेशन का। और लोग ऑब्जर्वेशन के 30 मिनट के ऑब्जर्वेशन के बाद जब वापस जा रहे हैं तो सब खुश होके जा रहे हैं और ये मैसेज सबको कन्वे कर रहे हैं कि सभी को वैक्सीन लगवाना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण ड्राइव है। केंद्र शिक्षा मंत्री और हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने देहरादून में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक ली। दिशा की बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्र मंत्री डॉक्टर निशंक ने विभागवार विकास कार्यों की भी समीक्षा की। केंद्र मंत्री ने अधिकारियों से भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं की गुणवत्तापूर्ण धरातलीय क्रियान्वित सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने ये भी कहा है कि अधिकारियों से इस बात की प्राथमिकता के आधार पर ध्यान रखा जाए और भारत सरकार की योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सके। डॉक्टर निशंक ने कहा है कि पिछली बार की बैठक में जो निर्णय लिए गए थे उनमें से काम कम हुआ है और 62,654 में से 61,000 से अधिक किसानों के खातों में समान निधि के पैसे भी जमा हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर निशंक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में वह देहरादून के देश को एक मॉडल व आदर्श जिला बनाने के लिए प्रसारित है। बैठक में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, मेयर सुनील उनियाल गामा व देहरादून जनपद के कई विधायक मौजूद रहे। लगभग 30-32 ऐसे विभाग पद हैं जो केंद्र पोषित होते हैं और उनकी समीक्षा हमने पिछली बार भी की थी। मुझे खुशी है कि पिछली बार की जो बैठक में जो बिंदु आए थे और जो निर्देश दिए गए थे, काफ़ी कुछ उसमें अच्छा हो रहा है। ये जिला कई विषयों में पूरे प्रदेश में नंबर 1 है और बहुत सारे विषयों में राष्ट्रीय स्तर पे भी हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये टीम भावना से कैसे करके ज़िले में और अच्छा काम हो सकता है, ये बढ़ सकता है, इसके लिए लगातार हम लोग समीक्षा भी कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हमेशा ही कहा है कि उनका गाँवों पर और शहरों पर जो पीछे सबसे अंतिम छोर पर बैठे रहने वाला व्यक्ति है, उस पर भी ज़्यादा उनकी हमेशा निगाह रही है। इसीलिए चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान योजना हो और चाहे वो फ्री गैस कनेक्शन देने का हो, चाहे वो शौचालय की योजना हो और चाहे फ्री विद्युत कनेक्शन देने की योजना हो। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने बागेश्वर जिले के गरुड़ तहसील में केंद्र पोषित स्वदेश योजना के अंतर्गत हेरिटेज सर्किट बैजनाथ में पर्यटन विभाग द्वारा किए गए 30,57,00,000 और 34,000 रुपए की लागत से निर्मित पर्यटन सुविधाओं के कार्यों का लोकार्पण भी किया। और इस अवसर पर पर्यटन व सांस्कृतिक मंत्री ने कहा कि भारत सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत हेरिटेज सर्किट में शामिल हुए बागेश्वर स्थित बैजनाथ में इको लॉन्ग हट्स, पार्किंग घाट डेवलपमेंट आदि अनेक पर्यटन योजनाओं के अलावा सिंचाई एवं जलग्राम प्रबंधन की अनेक योजनाओं पर कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि शिव सर्किट के अंतर्गत अन्य जनपदों के साथ साथ बागेश्वर स्थित पौराणिक बागनाथ महादेव मंदिर को भी इसमें शामिल किया गया है। बैजनाथ के अंदर ये हमने सिंचाई विभाग का जो है 1,68,44,000 में ये जनपद बागेश्वर के विकासखंड बागेश्वर के जिला पंचायत खनौली की भूमि आवासीय भवनों की पुंगर नदी एवं उसकी उपनदियों से बाढ़ सुरक्षा योजना का ये है लोकार्पण हुआ है। और पर्यटन विभाग में केंद्र पोषित स्वदेश योजना में हेरिटेज सर्किट के अंतर्गत 28,89,00,000 मात्र में ये पर्यटन सुविधाओं के विकास का जो आज लोकार्पण हुआ। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के अंदर नेतृत्व को लेकर चल रहे सियासी घमासान के बीच एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का चेहरा घोषित करने की आला कमान की भी मांग की है। और हरीश रावत का कहना है कि उत्तराखंड की जनता और कांग्रेस के हित में यह जरूरी है कि विधानसभा चुनाव किसी के चेहरे पर लड़ा ना जाए और जिससे पार्टी की नीति स्पष्ट तौर पर सभी को नजर आए और भाजपा के खिलाफ पार्टी को मजबूती मिल सके।
आलाकमान किसी को भी 2022 विधानसभा चुनाव का चेहरा बनाए, वह उसके साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं। वहीं उन्होंने कांग्रेस के कई बड़े नेताओं पर दबी जुबान में हमला करते हुए कहा कि जिसका मन नेतृत्व पर चुनाव न लड़ने का है, उसके लिए आलाकमान आगे फैसला करेगा। उत्तराखंड राज्य की जनता के हित में और कांग्रेस के हित में भी आवश्यक है कि हम एक स्पष्ट चेहरा, जिससे नीतियां बिल्कुल स्पष्ट हो सकें और भाजपा का कंट्रास्ट साफ साफ दिखाई दे, तो हम नेतृत्व में जाएं। और वो कोई भी व्यक्ति हो, मैंने तो कहा जिसको घोषित कर दो, मैं उसके पीछे खड़ा हूँ। तो इसमें कोई संकोच पार्टी को नहीं होना चाहिए। तो लेकिन आला कमान में क्या इस ओर ध्यान नहीं दे रहा, जिस तरीके से और नेता भी बयान ये स्थानीय तौर पर हम लोग मानस तो बनाएं। एक बहस हुई, अच्छी बात है, एक चर्चा हो रही है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। कुछ लोगों का मत नहीं है, कुछ लोगों का मत हाँ में है। देखते हैं क्या आगे रिजल्ट निकलता है। मंथन से हमेशा कुछ न कुछ निकलता है, अमृत निकलता है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव अनुपमा रावत पर किसान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष सुरी राठी ने अलकसर का दौरा किया और इस दौरान महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव ने स्थानीय कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक भी की और मौजूदा हालात पर चर्चा भी की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भाजपा ने पिछले 4 साल में उत्तराखंड को बर्बाद कर दिया है। डबल इंजन की सरकार में भी प्रदेश में सड़क, रोजगार की स्थिति बदतर। जो कार्यक्रम थे, किसान कांग्रेस ने आज कार्यकर्ता जिला सम्मेलन है हमारा मुंडा खड़ा में, और ये जगह जगह इस टाइम जो है हम जो है पूरे क्षेत्र में किसान कांग्रेस मजबूती से काम कर रही है। और जो अन्नदाता आज की डेट में 3 बिलों को लेकर जो काला कानून है, इसको नष्ट करने के लिए जो है हम जगह जगह अपनी मीटिंगें कर रहे हैं, लोगों को जागृत कर रहे हैं। क्योंकि इस कानून से देश का जो अन्नदाता है वो पूरी तरह से प्रभावित है। पूरी तरीके से खेती लोगों की ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उस ज़मीन पर जो है ये बड़े बड़े जो व्यापारी हैं ये लोन ले लेंगे, फिर किसान कैसे उस ज़मीन को छुड़ाएगा, वो ज़मीन उन्हीं की हो जाएगी। तो आज की डेट में हम ये लड़ाई जो है अपने लिए नहीं लड़ रहे, ये लड़ाई हम अपने आने वाले भविष्य बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। नहीं तो हमारे बच्चे क्या करेंगे इस देश में, ये एक सोचनीय विषय है जो सरकार नहीं सोच रही है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एस कलेर राज्य में विकास कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर तंज कसते हुए नजर आए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि राज्य में विकास कार्यों को लेकर देश भर में एक सर्वे में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को नवंबर पर 1 नंबर पर रखा है और उन्होंने ये भी कहा है कि ये नंबर सूची का अंतिम नंबर है। प्रदेश अध्यक्ष एस कलेर ने कहा है कि आम आदमी पार्टी पहले ही उत्तराखंड की जनता को लगातार बता रही है कि प्रदेश में उत्तराखंड में कोई भी विकास कार्य नहीं किया गया है। उन्होंने कहा है कि काम न करने के लिए उन्हें सर्वे में सबसे निचले पायदान पर रखा गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि यदि उन्होंने प्रदेश में काम किया होता तो आज स्थिति कुछ और होती और प्रदेश की जनता उन्हें नकारती नहीं। पूरे हिंदुस्तान के मुख्यमंत्रियों में और हमारे यहाँ के उत्तराखंड के त्रिवेंद्र रावत जी का पीछे से फर्स्ट नंबर आया, ये सुन के हमें बहुत चिंता हो रही है। और आम आदमी पार्टी पहले ही कह रही थी ये मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने कोई काम नहीं करा, जनता इनके खिलाफ है। और इस तरीके से ये सर्वे से साबित कर दिया कि इन्होंने पिछले 4 सालों में कोई जनता के बीच में ना रहे, ना जनता का काम करा है। और ये उत्तराखंड का दुर्भाग्य है जिसको ऐसा सीएम मिला हुआ है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यालय में हुए विकास कार्यों को लेकर एक निजी चैनल द्वारा दिखाए गए सर्वे को उत्तराखंड में सियासत गर्मा गई है। सर्वे को लेकर डोईवाला के लोगों में भारी नाराजगी भी देखने को मिल रही है और इन लोगों का आरोप है कि उत्तराखंड के लोगों के नाम पर दिखाया जाने वाला ये सर्वे वह सिर्फ राजनीति से प्रेरित है। डोईवाला के लोगों का मानना है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बेहद साधारण, मेहनती और ईमानदार राजनेता है और कहने में कहीं बल्कि काम करने में विश्वास रखते हैं। इसलिए सरकार के विकास के विपक्ष के साथ ही भ्रष्ट लोगों में बौखलाहट है, जिनकी साजिश के चलते इस तरह के सर्वे दिखाकर उन्हें बदनाम किया जा रहा है। मैं डोईवाला विधानसभा की बात आपको पहले बताना चाहूँगा। जितना विकास विधानसभा डोईवाला में हुआ है, मैं नहीं समझता कि कहीं इतना विकास हुआ होगा। भ्रामक खबर फैलाई जा रही है, मतलब लोकप्रियता से डर के एक भ्रामक खबर हम इसको कह सकते हैं। आप व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ, मतलब कोविड-19 की बीमारी के बावजूद जो है उनका आपने काम के प्रति अपना लगाव देखा होगा किस तरह से कर रहे थे।
और मतलब अभी भी जो है उनके शरीर में कमजोरी है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदेश के विकास के लिए उन्हें निरंतर प्रयासरत हैं। तो ये जो सर्वे ये सारा राजनीति से प्रेरित है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर राजनीति से प्रेरित है ये सर्वे। इसकी कोई भी धरातल पे कोई भी आने वाले चुनाव में मुंह तोड़ जवाब मिलेगा? 100% मिलेगा, निश्चित तौर पर जवाब मिलेगा। हम प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा जो है प्रदेश के अंदर अपनी सरकार बनाएंगे। हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि इसमें राजनीति हो रही है, क्योंकि मैं जब से मैं यहाँ जुड़ा हूँ और हमने जितने भी काम मैंने देखे अपने मेरी सोच के अनुसार काम बहुत अच्छे हो रहे हैं। जिस भी काम के लिए गया और खासकर उनकी विधानसभा है, इस विधानसभा में बहुत ज़्यादा काम उन्होंने करा दिए हैं और वो करा रहे हैं। यह है कि वो थोड़ा साइलेंट होकर काम करते हैं, वो बात कम करते हैं, काम ज़्यादा करते हैं, इसलिए लोग नाराज रहते हैं। इसलिए लोग तो ये जो सर्वे आया है आपके हिसाब से गलत है? बिल्कुल गलत है। मैं सीएम का कैसा स्वभाव है? नहीं, हमारे जो सीएम साहब है बहुत अच्छा स्वभाव उनका है, कम बोलते हैं लेकिन बहुत अच्छा बोलते हैं। काम हो रहे हैं, विकास कार्य हो रहे हैं। पिछले 2 सालों से लाल कुआं से हल्द्वानी के बीच NH 109 का विस्तारीकरण का कार्य बंद पड़ा है, जिसके कारण आए दिन निर्माणाधीन हाईवे पर दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिसमें अब तक कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन लंबे समय से ना तो शासन ने इसकी सुध ली है और ना ही सरकार ने। वहीं जिलाधिकारी सविन बंसल का कहना है कि निर्माण रुकने के पीछे कई स्थानों पर लोगों की जमीनों का अधिग्रहण होना था, जिसे प्रशासन ने समाधान कर दिया है और जल्द ही हाईवे की निर्माणदायी संस्था द्वारा निर्माण का कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। परमिशन मिलती है, लेकिन इसमें 2-3 फॉर्मेलिटीज हैं, वो जो पूर्ण करता है उसी को मिलती है। जैसे उनको स्थान बताना होता है। लालकुआं कोतवाली पुलिस द्वारा पकड़ी गई शराब को देर शाम गठित कमेटी की देखरेख में नष्ट किया गया है और सीईओ लालकुआं के अनुसार पुलिस ने 125 मामलों में पकड़ी गई देसी व कच्ची शराब को नष्ट किया है। इसके अलावा आर्म्स एक्ट में बरामद चाकू व जुआ अधिनियम में पकड़े गए सामान को भी नष्ट किया जाएगा। ये सारी प्रतिक्रिया गठित कमेटी के सदस्यों की मौजूदगी में की गई। आपको बताते चले कि कमेटी में पुलिस अधिकारी और बलजीत सिंह भाकुनी, आंबाकारी इंस्पेक्टर महेंद्र विष्ट व तहसीलदार नितेश ढागर कोतवाल सुधीर कुमार इसमें शामिल थे। 3 साल में जो भी शराब के केस हमारे द्वारा पकड़े गए हैं, करीब ये 125-60 एक्साइज एक्ट के मामले हैं, जिनके माल को हम आज निस्तारण कर रहे हैं। इनका केवल नमूना लिया जाएगा, बाकी माल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और जब कोर्ट के समक्ष इसका नमूना ही रखा जाएगा, जिससे माल रखने में आसानी होती है। इसके अलावा 25 आर्म्स एक्ट के चाकू हैं 3-4 और जुआ अधिनियम के 2-3 माल हैं, उनको भी डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। मौके पर क्या कहते हैं तहसीलदार मौजूद है और APO हैं और एक्साइज विभाग के जो एक्साइज इंस्पेक्टर मौजूद हैं। ये एक कमेटी बनाई गई है जो माल डिस्ट्रॉय करती है, वो उस कमेटी के सभी सदस्य मौजूद हैं। RSS सेवा गाथा के सह प्रदेश संयोजक रंजत पवार की अगुवाई में लक्सर नगर की एक बाइक रैली निकाली गई। ये बाइक रैली सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल से शुरू होकर नगर के विभिन्न भागों में होते हुए विशु वापस शिशु मंदिर में आकर संपन्न हुई। बाइक रैली में शामिल लोगों ने पूरे नगर में घूमकर लोगों को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण शुरू होने की भी जानकारी दी और हिंदू समुदाय के हर व्यक्ति से मंदिर निर्माण में आर्थिक सहयोग करने का भी आह्वान किया। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण अयोध्या में अपना इसकी जन जागरण रैली है और अपने जो शिशु मंदिर से प्रारंभ हो गए और अपना लक्सर तहसील सोसाइटी रोड से होते हुए अपना ओवरब्रिज से लक्सर ग्राम होते हुए मेन बाजार में और सीमरी से होते वापस हमारा जो है समापन भी यहीं पे होगा। और अपने जो जन जागरण रैली है सभी से ये आग्रह रहेगा कि पूरे समाज से अपने पूरा सहयोग दें और हर एक परिवार के सदस्यों का इस मंदिर में सहयोग रहेगा कि राम मंदिर नहीं राष्ट्र मंदिर है और सभी के आराध्य श्री राम के लिए हम ये जन जागरण रैली निकाल रहे हैं। 20 पीढ़ियाँ श्री राम मंदिर निर्माण के इंतजार में आज तक थी, अनेकों संघर्ष हुए, अनेकों बलिदान हुए। आज हम इस उल्लास को इसलिए मना रहे हैं क्योंकि हमारे सैकड़ों वर्षों का सपना आज पूरा हुआ है। और इस रैली का महत्व सिर्फ इतना है, समाज को एक संदेश देना है कि अयोध्या में श्री राम जी का एक भव्य मंदिर बनने जा रहा है और उसमें हर घर से, चाहे वो 10 रुपये का हो चाहे 10 लाख रुपये का हो, हर घर से सहयोग करें और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।